हाँ तो प्यारे बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका तेसला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और इसका ये पार्ट 7 लेक्चर है। ठीक है, पार्ट 6 तक आ चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं एक बार जाके देखें, क्योंकि बच्चों जब तक आप पार्ट 6 तक नहीं देखेंगे, पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो अगर वो सब चीज नहीं जानेंगे बच्चों, फिर आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए आप पहले पार्ट 6 तक देख के आए, तभी आप पार्ट 7 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेसिक से नए अंदाज में सिखाया जाता है बच्चों। पिछले लेक्चर में जितना भी कंसेप्ट बताए, जितना भी आपको कोई चीज टॉपिक समझाए बच्चों, उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, सारा ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट 7 लेक्चर में बच्चों हम लोग भरने वाले हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है। पिछले लेक्चर में हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये सारा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में। ठीक है, तो पिछला लेक्चर से संबंधित है बच्चों। जो बच्चे नहीं देखें एक बार जाके देखो, तभी ये अपने आप आपसे बन जाएगा, हमको बनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद बनाओगे इसको। ठीक है, चलिए क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है प्रतिबिंब बच्चों? समतल दर्पण आपको बताए थे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है आभासी। तो समतल दर्पण आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा बच्चों आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण का उदाहरण क्या है बच्चों? जैसे आपके घर में ड्रेसिंग रूम में जो शीशा होता है बच्चों, आपके हॉल में होता है, बाथरूम में होता है, समझे बच्चों, किचन रूम में होता है, ये सारा क्या दर्पण जो आप देखते हैं वो सब दर्पण क्या है आपका? समतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा सर काल्पनिक होता है। क्या होता है सर? काल्पनिक होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति बताए थे बच्चों। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, और वस्तु के बराबर बनाता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो कौन सा होगा बच्चों? वास्तविक नहीं बनाता है, ये तो गलत हो गया आपका सर, ये नहीं बनता है, वास्तविक तो नहीं बनता है। वास्तविक तथा सीधा बच्चों, वास्तविक बनेगा ही नहीं, यहाँ वास्तविक है, ये गलत हो गया। यहाँ भी वास्तविक लिखा हुआ है, गलत बना बच्चों, वास्तविक नहीं बनता, काल्पनिक बनता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, आभासी तथा क्या बनेगा? आभासी और बराबर। आभासी बोले तो काल्पनिक बच्चों, काल्पनिक का एक और नाम है, क्या नाम है सर? काल्पनिक का एक और नाम है, क्या नाम है? आभासी। आप ये भी लिख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों आभासी तथा बराबर, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये समतल दर्पण का गुण है। जो बच्चे नहीं देखे एक बार जाके देख के आए हैं। ठीक, चलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? सर अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है बच्चों? बताए थे अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। इसका आंसर होगा अभिसारी दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आप लोग खुद आंसर दें कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। जो बच्चे पढ़े हैं पिछले लेक्चर में तो वो आराम से बता देंगे कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। ये आपका पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, 1 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों, अपसारी दर्पण। क्या नाम है? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। बच्चों आपका 2 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जो बच्चे नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लें एक बार सारे बच्चे। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि सर अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है। इसके बारे में बच्चों लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ समझाएंगे थोड़ा सा टॉपिक, तब इसके बाद लास्ट में ये कराएंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। 2 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है। और ये भी पूछा गया है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से चर्चा लास्ट में करेंगे, इस क्लास के इस टॉपिक के लास्ट में। समझे बच्चों, पार्ट 7 इसी पार्ट में करेंगे, लेकिन अंत में करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सर गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? गोलीय दर्पण जानेंगे तो उसका तो हम लोग पढ़ा चुके हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण से ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या क्या है? मुख्य बिंदु है ध्रुव।
सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सर ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पोल। क्या बोलते हैं? पोल। उसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे फोकस के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक। प्रधान अक्ष बोलो या मुख्य अक्ष बोलो, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सारा का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिए हैं, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द्वारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब फालतू है इतना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन सारे पॉइंट के बारे में जानेंगे ताकि आपको फिजिक्स अच्छे तरह से समझ में आए, ठीक बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या कहता है यहाँ पे आपको? कहता है ध्रुव। ध्रुव क्या है बच्चों? बहुत ही आसान है। ध्रुव क्या है आपको पहले बताए थे। आपको क्या बताए थे? थोड़ा सा जाते हैं पिछले लेक्चर में। क्या बताए थे कि एक कांच का शीशा का मेरे पास एक गोला है, शीशा का एक गोला है, ठीक। इस शीशे के गोले को एक हिस्सा काट के बच्चों, यहां से काट के इसको निकाल लेते हैं और निकाल के बच्चों यहां पे कर दिया, देख रहे हो, काट के। उसके बाद यहां से भी एक और हिस्सा काट लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये काट लिए ना। अब क्या करेंगे बच्चों? इसमें पेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेंट करेंगे। सर पेंट कीजिए, क्या करेंगे? पॉलिश चढ़ाएंगे। तो पॉलिश किधर से चढ़ाओगे बच्चों? अगर आप इधर से पॉलिश चढ़ा दिए, इधर से आप पॉलिश कर दिए, तो ये दर्पण कैसा बन जाएगा? तो सवाल इसका आंसर होगा बच्चों अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। सारा बच्चे ध्यान से सुनिएगा ये सब कंसेप्ट। इधर से पॉलिश करेंगे, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। कहता सर अगर इस दर्पण को इधर से पॉलिश कर दिए तो बोलेंगे सर ये तो उत्तल दर्पण बन गया। क्या बन गया? उत्तल दर्पण। पहचान बताए थी उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको बताते हैं एक बार और कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, ठीक है बच्चों। बताइए इन दोनों में से परावर्तक सतह कौन सा हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये तो पॉलिश किया हुआ है, ये दर्पण का पिछला भाग हो गया, और इधर पॉलिश नहीं किया हुआ है, ये अगला भाग हो गया। इसका मतलब इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? जहां पे किरणें आती है, किरण जिससे टकराती है, वस्तु से निकलकर किरण इधर टकराएगा, ना कि इधर टकराएगा। इधर से नहीं टकराएगा बच्चों, इधर से टकराएगा, ठीक है, इधर से टकराएगा किरण, समझे। इसका परावर्तक सतह किधर होगा बताओ? इसका परावर्तक, सर बोलोगे इधर पॉलिश किया हुआ है, सर पॉलिश वाला भाग है। इस दर्पण के लिए ये उत्तल दर्पण है बच्चों, इसका ये पिछला वाला भाग हो गया, ये अगला भाग हो गया। इसका परावर्तक सतह ये है, इसका परावर्तक सतह ये है। ये सारी बातें आपको बताए थे। परावर्तक सतह, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। चलिए एक और चीज बताए थे बच्चों कि ऐसा दर्पण जिसका कि परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको अवतल बोलते हैं। इसका देखिए परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? अवतल बोलेंगे। चलिए यहां से आपको सिखाते हैं बच्चे। ये देखिए ऐसा है, दिख रहा है सभी बच्चों को? ऐसा है, देखिए ये दिख रहा सभी बच्चों को, दिखता होगा अभी, देखिए ऐसा है। तो ये देखिए आप क्या करोगे बच्चे? क्या ये अंदर धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह इधर अगर पॉलिश कर दोगे, इस साइड पॉलिश कर देंगे, ऐसे पॉलिश कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे, तो ये इसका परावर्तक सतह हो गया। क्या ये अंदर की ओर धंसा हुआ है? तो बोलेंगे हाँ सर धंसा हुआ है। तो बताइए कौन सा दर्पण हुआ बच्चों? ये आपका अवतल दर्पण हुआ। क्या हुआ? अवतल दर्पण। तो ये ऐसे लाइन नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं कि चूड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक, ऐसा दर्पण। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये अवतल हो गया। तो बोलेंगे सर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। अगर मान लीजिए इधर से पेंटिंग कर देंगे, इस अंदर वाला भाग पेंटिंग कर देंगे और इधर पेंटिंग नहीं करेंगे, तो ये परावर्तक सतह बन जाएगा, ये वाला परावर्तक सतह बन जाएगा, और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताइए। उसको बोलेंगे हम लोग क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें आपको पिछले लेक्चर में बता चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्रुव के बारे में लिखा हुआ है। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब सवाल आता है सर ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो टाइप के हैं, आपको पता ही है बच्चों। कितने टाइप के? दो टाइप के। चलिए पहले बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। बार बार लिखना तो नहीं बनता, लेकिन लिख देते हैं आपको
कि आपको याद रहे कि अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का ही भाग है अवतल दर्पण। इसका मध्य बिंदु कौन है? ठीक बीचों बीच वाला बिंदु कौन सा है? यही है, ठीक बीचों बीच वाला बिंदु। इसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसे P से दर्शाया जाता है। सर ये तो अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण बनाइए तो आराम से बना सकते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ये देखिए उत्तल दर्पण। इधर से क्या करेंगे सर? इधर से पेंटिंग कर दीजिए। इधर से पेंटिंग कर देंगे तो ये वाला परावर्तक सतह इधर हो गया इसका, और ये उठा हुआ है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसका मध्य बिंदु क्या है बच्चों? इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, इसी को ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे P से दर्शाया जाता है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव। ये बातें क्लियर हुआ सभी बच्चे को? ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग वक्रता केंद्र की ओर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे C से दर्शाया जाता है। इससे दर्शाया जाता है C से। कहता है गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है ना, वही बच्चों इस दर्पण का केंद्र होता है। जो खोखला गोला लेते हैं, गोलीय दर्पण किससे बनाते हैं आप लोग? खोखला गोला से। उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है ना, तो वही केंद्र इन दोनों दर्पण का होता है। अभी यहाँ आपको समझाते हैं, देखिए बच्चों ये आपका खोखला गोला है। क्या है ये? खोखला गोला है। और इस खोखले गोले का ये इसका केंद्र है। क्या है ये? केंद्र। ये जो दर्पण जो बनाए हैं, ये दोनों दर्पण बनाए हैं, क्या इसी से काट के तो बनाए हैं? जो इसका केंद्र है वही इसका केंद्र कहलाएगा, इसी का केंद्र यही कहलाएगा। देखिए घेर देंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। जो इस गोले का केंद्र होगा वही ये दोनों दर्पण का केंद्र होगा। ठीक है बच्चों? तो यही कहता है इसका। अच्छा ये बताइए, इस दर्पण का इधर पेंटिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। अगर इधर पेंटिंग कर देंगे ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। क्या दोनों का केंद्र यही है ना बच्चों? बस सवाल आता है सर उत्तल दर्पण का केंद्र इधर होता है और अवतल दर्पण का केंद्र इधर होता है। ठीक है। जिधर मुड़ा हुआ रहेगा ना, अगर मान लीजिए दर्पण इधर मुड़ा हुआ है बच्चों, ये देखिए ऐसे है ना, इसका गोलाई करेंगे तो इधर गोला बनेगा, तो इसका केंद्र इस साइड होगा इधर। लेकिन अगर इधर ऐसे होगा तो इसका केंद्र इधर बनेगा बच्चों, याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका केंद्र किधर है? इसका परावर्तक सतह से पीछे है इसका केंद्र, लेकिन इसका परावर्तक सामने केंद्र है। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के सामने केंद्र होता है और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह के उल्टा दिशा में केंद्र होता है। जिधर पॉलिश किया हुआ है उधर केंद्र होता है। इस बात को पहचान लीजिए आज के बाद। कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा बच्चों कि सर केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका केंद्र किधर होगा बच्चों? ये ऐसे हुआ है तो इसका केंद्र इधर होगा। सर इसका केंद्र किधर होगा? ये ऐसे हुआ बच्चों, इसका केंद्र भी इधर ही हो गया। दोनों का केंद्र ये है। ठीक। आप अलग अलग भी बना सकते हैं कि सर हम अलग अलग बनाना चाहते हैं, ये अलग है ये अलग है, तो इसका केंद्र इधर बनेगा, उसका केंद्र इधर बनेगा। आप चाहोगे तो एक और तरीके से समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे सर? लीजिए एक और तरीके से आपको बोल देगा ऐसे, सर ये तो उत्तल दर्पण है, ये का उत्तल दर्पण है। क्या है ये? इसका उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का ये ध्रुव है। इसका केंद्र किधर होगा बच्चों? पहचाने। ये देखिए सर ये ऐसे है तो इसका केंद्र इधर होगा। ठीक है। इसको मिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे मिलाएंगे ना, तो इसका केंद्र इधर बनेगा। ठीक है। इसका केंद्र उत्तल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, सॉरी केंद्र हो गया। अब बताइए इसका केंद्र ये हो गया। उसी तरह एक और दर्पण बनाते हैं। चलिए किसका बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं बच्चों? ऐसे कर लेंगे सर, यहाँ पे इधर पेंटिंग कर देंगे। ठीक। बताइए इसका दर्पण, इसका ध्रुव कौन सा कहलाएगा बच्चों? सर ठीक बीचों बीच वाला बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे P से दर्शाया जाता है। और वक्रता इसका केंद्र कौन सा होगा? सर इसका केंद्र इधर होगा। बस याद रखिएगा इसका केंद्र इधर होगा। क्योंकि इसका केंद्र इसलिए इधर होगा बच्चों क्योंकि ये ऐसे झुका हुआ है, तो इसका केंद्र, इसको गोला बनाएंगे ना ऐसे गोला बनेगा। ठीक है। ऐसे तो उसका केंद्र उधर होगा, उस साइड होगा बच्चों। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसका केंद्र उधर है और केंद्र को C से दर्शाया जाता है। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे दोनों बातें लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाया जाता है, यहाँ पे C से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब सवाल आता है सर कि ये तो समझ में आ गया, वक्रता केंद्र समझ में आ गया और ध्रुव समझ में आ गया, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? वक्रता त्रिज्या या मुख्य अक्ष।
क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये समझ में आ गया ना, केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? कहता है वक्रता केंद्र और ध्रुव की, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अभी समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। कैसे अवतल दर्पण बच्चों? इधर से पेंटिंग कर देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और इसका ठीक बीचों बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा सर? ध्रुव कहलाएगा। और इसका केंद्र किधर होगा बच्चों? इधर होगा केंद्र। आपको बताए थे ना, ये इधर झुका हुआ है, इसका केंद्र इधर होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों वक्र ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली इस सीधी रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं बताइए? इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसका एक और नाम है, क्या नाम है सर? सर इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। बहुत सिंपल बातें लिखा हुआ बच्चों। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष का एक और नाम है जिसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक, जैसे सूरज को रवि बोलते हैं, पानी को जल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, कमल को नीर, है ना, पानी को जल नीर भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ये हुआ यहाँ बच्चों, ये अवतल दर्पण है। चलिए उत्तल दर्पण बना के दिखाते हैं। चलिए उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे सर? ऐसे करके इधर से पेंटिंग कर देंगे, ये उत्तल दर्पण हो गया। इसका ठीक बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। सर इसका केंद्र इधर होगा, क्योंकि इधर झुका हुआ है तो केंद्र उधर होगा। ठीक है, इन दोनों को लाइन को मिलाने वाली जो लाइन है, सीधी रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताइए सर ये बच्चे। मुख्य अक्ष। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आपको हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। कहता सर वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? कि सर ध्रुव और केंद्र के बीच का जो दूरी है ना, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को। बताइए ध्रुव कहाँ है? इस अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। भूलिएगा नहीं बच्चों, इतनी मेहनत से आपको सिखा रहे हैं ना, ताकि आपको फिजिक्स आसान लगे। हर बच्चे फिजिक्स से डरता है, तो आपको आज के बाद डरना नहीं पड़ेगा। कहता है वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव है ना, ध्रुव को किससे दर्शाते हैं बच्चों? पी से। किसे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं हम लोग। वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र को सी से के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है ना बच्चों, देखिए गोलीय दर्पण, यह अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण का ही भाग है। इसका ये ध्रुव हुआ है बच्चों, ये ध्रुव हुआ, और ये हुआ वक्रता केंद्र। इनके बीच का जो दूरी है, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो बोलेंगे सर उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण का ये क्या कहलाएगा? ये ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, इनके बीच का जो दूरी है, बताइए इसका वक्रता त्रिज्या किधर होगा बच्चों? उधर होगा, इधर होगा? सर उसका केंद्र इधर है। उत्तल दर्पण का केंद्र उधर होता है, इसके तुलना में उधर हो गया केंद्र। ऐसे झुका हुआ है तो इधर केंद्र। ऐसा नहीं बच्चों की हमेशा उधर केंद्र होगा। आप इधर झुकाए तो उधर केंद्र, इधर झुकाओगे इधर केंद्र बन जाएगा। जिधर ये मुड़ा हुआ रहेगा उधर ही केंद्र होता है इसका। ठीक है, चलिए इसका त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या उधर होगा। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वाला ध्रुव से यहाँ तक, कहाँ तक? वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाया जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे नोट भी कर लें, फिगर भी उतारते चलें। आगे बढ़ते हैं। सर फोकस बहुत ही आसान है बच्चों। कि कहता है कि दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, उनके बीच एक बिंदु F होता है। एक बिंदु होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F होता है, जिसे फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती है, इसी फोकस से होकर जाती है। नहीं समझ में आया ना बच्चों? अभी समझ में आ जाएगा, आपको समझाते हैं। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है बच्चों? ये आपका अवतल दर्पण। ठीक है,
ये है आपका अवतल दर्पण, और इसका ये क्या है आपका ध्रुव है, इसे ध्रुव को P से दर्शाया जाता है। ठीक, इसका केंद्र किधर होगा सर? ये दर्पण ऐसे झुका हुआ है, जाहिर सी बात है इसका गोला तो इधर बनेगा, इसका गोला इधर बनेगा ना बच्चों, तो इसका केंद्र इधर ही कहलाएगा, तो इसका केंद्र इधर होगा, इसका केंद्र। ठीक, इसका केंद्र किधर होगा? इधर होगा। तो इन दोनों को मिलाने वाले सीधी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताइए सभी बच्चे। सर इसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर इसको तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। किसी बच्चों की दिक्कत है यहाँ तक? वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाले सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इन दोनों के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या। और इन दोनों के बीच में एक बिंदु और होता है, एक बिंदु और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक बिंदु F होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जैसे यहाँ से जितनी भी किरणें आएगा बच्चों, ठीक है ना, देखिए ये किरणें आएगा तो इसी फोकस से होकर जाएगा, समांतर किरणें। अब समांतर किरणें किसे कहते हैं? आपको पहले समझा चुके हैं कि मुख्य, देखिए इनके बीच का दूरी क्या है? हर जगह सेम है। ऐसा नहीं कि लाइन ऐसे आ गया, टेढ़ा आ गया, टेढ़ा आया बच्चों नहीं। यहाँ पे देखिए बीच का दूरी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? कि ये वाला देखिए हर जगह दूरी सेम है, देखिए एकदम सीधे लेके आएंगे। ये सब समांतर किरणें, क्या सभी दोनों किरणों के बीच का दूरी हर जगह सेम है? यहाँ भी जितना है इतना उतना ही यहाँ पे है, उतना ही दूरी यहाँ पे है, उतना ही दूरी यहाँ पे है। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गया? समांतर हो गया। तो समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इसी फोकस से होकर जाती है, यही कह रहा है। अगर इधर से लेके आएंगे समांतर बच्चों, इधर जाएगी, एक और किरणें लेके आएंगे, जितना भी किरणें आएगा सब इसी फोकस से होकर जाती है। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक बिंदु F होता है जिसे फोकस कहते हैं, एकदम ठीक बीचों बीच, मध्य बिंदु। ये दोनों, ये जो बिंदु है ना, इसकी और इसके ठीक बीचों बीच होता है, ऐसा नहीं कि बगल में। जितना, अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर पूरा 10 मीटर है तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। अगर पूरा 20 मीटर है तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। ये जो F जो है, ये F बिंदु है ना, ये ठीक बीचों बीच होता है, इन दोनों के ठीक बीचों बीच होता है, याद रखिएगा बच्चे। ये F बिंदु, इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये बातें लिखा हुआ है यहाँ पे। फोकस को F से दर्शाया जाता है, F से दर्शाया जाता है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F होता है जिसे फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी फोकस पर मिलती है, इसी फोकस पर मिलती है तथा उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बातें आपको अभी कुछ देर पहले बात समझाएंगे, फिलहाल इसको समझो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है सर? ये तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में इसी फोकस पर मिलती है। देखिए सारा किरणें यहाँ पे मिला है ना जी, सारी किरणें यहाँ पे मिल गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये अवतल दर्पण का फोकस है। अभी उत्तल दर्पण का फोकस नहीं समझाए हैं। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। याद कीजिए पिछला लेक्चर, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे देखिए ये मिला है, इसीलिए अवतल दर्पण में मिलता है, वास्तव में मिलता है, इसलिए इसको मिलती हुई मिलती है, इसी फोकस पर मिलती है लिखा हुआ है। ठीक, अब समझाते हैं आपको उत्तल दर्पण के बारे में। इसके बारे में समझाएंगे सर? उत्तल दर्पण के बारे में समझाइए। चलिए, ये उत्तल दर्पण है, इसका फोकस किधर बनेगा? आपको बस समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए आप, इसका ध्रुव कौन सा होगा बच्चों? कि दर्पण का ठीक बीचों बीच वाला बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसका केंद्र किधर होगा? सर इधर झुका हुआ है, इसका केंद्र इधर होगा, इसका केंद्र इधर होगा। एकदम सही बोले आप, केंद्र उधर होगा। इन दोनों लाइन को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र, सॉरी मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस दर्पण, बताओ बच्चों किरणें किधर से आएगा? उधर से आएगा या इधर से आएगा? नहीं सर, इधर तो पॉलिश किया हुआ है, ये दर्पण का पिछला भाग हो गया, ये पॉलिश किया हुआ नहीं, इधर परावर्तक सतह इधर है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। कितनी बार बता चुके हैं आपको। ठीक है, और हमेशा जो वस्तु जो होता है परावर्तक सतह की तरफ ओर रखा जाता है, इधर वस्तु रखते हैं, और किरणें हमेशा इधर से आएगा, वस्तु को कभी उधर नहीं रख सकते हो। ठीक है,
तो ये वस्तु है बच्चों, यहाँ से जो किरणें जाएगी, कहता है मुख्य अक्ष के समांतर है ना किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आप बोले सर फोकस से कहाँ गया? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच ठीक बीचों बीच, एकदम बीच वाला बिंदु, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फोकस बोलते हैं। और कहता है समांतर जो किरणें आते हैं ना, फोकस से जाता है। कहां से जाता है बच्चों? फोकस से जाता है। तो यहाँ पे फोकस से कहाँ गया बच्चों? अच्छा, इसका ठीक से पहले इसको मिटा के एक बार करेक्शन कर देते हैं। चलिए, तो आप बोलोगे सर ये फोकस से कहाँ गया? समांतर तो किरणें आया, कहता है फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। बच्चों फोकस से भले ही नहीं गया, लेकिन पीछे बढ़ाओगे ना, देखिए पीछे बढ़ाओगे तो इसी फोकस से जाएगा। यही तो कह रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब। ठीक है, चलिए और किरणें भेजें कि सर और किरणें भेजिए। ये किरणें देखिए, समांतर किरणें गया, दर्पण से टकराया, क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ है, किरणें उधर नहीं जा पाएगा। सर इधर पेंटिंग कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो किरण कैसे जाएगा बच्चों? ये किरण ऐसे भेज दिए। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास होता है? सर फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और किरणें भेजोगे बच्चों, चलिए किरणें और भेजते हैं। ये लीजिए भेज दिए, ये किरणें गया इधर, इधर परावर्तित होकर इधर आ गया। ये किरणें देखिए पीछे बढ़ाइए तो कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है। और किरणें भेजूं, चलिए और किरणें भेजते हैं। ये किरणें गया, समांतर किरणें हैं, सारी किरणें देखिए समांतर, हर एक का बीच का दूरी क्या है? सेम है। किरणें गया तो इसको जाके ऐसे भेज देंगे, इसको ऐसे करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास होगा? फोकस। इसको बोलते हैं मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहां पे बोलेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत हुई। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? मिलती है। इस जगह क्या है? वास्तव में मिलती है, मिलती है। तो ये है कौन सा दर्पण है? जल्दी बताइए। मिलती है। ये अवतल दर्पण में मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। यही बातें तो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी फोकस पर मिलती है, फोकस पर मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। मेरे ख्याल से आपको मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है वो समझ में आ गया है। उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है और अवतल दर्पण में क्या बच्चों? मिलती है वास्तव में। ठीक है, तो ये आपका चित्र है और यहाँ से उतार लीजिएगा फोकस के बारे में। मेरे ख्याल से आप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे नोट नहीं किए हैं तो पहले नोट करें, तभी आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ लिखा हुआ बच्चों, आप जो ऑफलाइन से बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर फोकस दूरी समझाइए हमको। ठीक है, आराम से समझा देंगे फोकस दूरी। चलिए, ये कौन सा दर्पण है? बोलेंगे सर ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसका ठीक बीचों बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? सर ध्रुव कहलाएगा, जिसको P से दर्शाया जाता है। और बातें कि सर इसका केंद्र किधर होगा बच्चों? दर्पण ऐसे झुका हुआ है, जाहिर सी बात है इसका गोला इधर बनेगा, इसका मतलब इसका केंद्र भी इधर होगा। और इसका केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताइए। इसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। इन दोनों लाइन को सीधी, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या बोलते हैं? सर मुख्य अक्ष बोलते हैं। हर बार बोला जा रहा है कि आपको समझाने के लिए मुख्य अक्ष। इसका ठीक बीचों बीच, इन दोनों के बीच एक बिंदु F होता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F होता है, इसको फोकस बोलते हैं। यह अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, यह अवतल दर्पण है। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस है। अभी आपको फोकस दूरी समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये अलग पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पिछला वाला रिपीट हो रहा है। आप सोचोगे सर पिछला वाला ही पढ़ा रहे हैं, नहीं बच्चों। ठीक, आप पेशेंस रखो। चलिए, ये है आपका उत्तल दर्पण। इधर पेंटिंग कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ये हो गया उत्तल दर्पण। इसका ठीक बीचों बीच वाला बिंदु यही लग रहा है हमको, और इसका यही, इसको इसी क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। इसका केंद्र किधर होगा? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, सर केंद्र किधर होगा? बच्चों इसका केंद्र उधर होगा, क्योंकि उधर झुका हुआ है, उसका केंद्र किधर होगा? उधर के होगा। इसका केंद्र उधर होगा, क्योंकि दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसका केंद्र इधर बना देते हैं। चलिए, केंद्र इधर, वक्रता केंद्र। इन दोनों लाइन को मिलाने वाले सीधी रेखा क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मुख्य अक्ष बोलते हैं। आप नहीं है, हर कोई बोलता है बच्चों, आप भी बोलिएगा आज के बाद। प्रधान अक्ष भी बोलते हैं इसे। अब कहता है इसके समांतर आने वाली किरणें इसी फोकस से जाती है। इसका फोकस किधर होगा? सर केंद्र इधर है
और ध्रुव और केंद्र के बीच का जो ठीक बीचों बीच वाला बिंदु होता है उसी को फोकस बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण का फोकस उधर होता है, अवतल दर्पण का फोकस उधर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो ये फोकस हुआ इसका। अब सवाल है बच्चों, क्या फोकस दूरी किसे कहते हैं? क्या है फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। तो बहुत आसान है बच्चों, ये आप कुछ देर पहले आपको समझाए थे। वक्रता केंद्र, ये वक्रता सी है ना, वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है, ध्रुव को पी से दर्शाया जाता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, ठीक है, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो बच्चों आपको पता ही होगा सर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कुछ देर पहले समझाए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब फोकस दूरी किसे बोलते हैं बच्चों? नाम क्या है? फोकस दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस को इंग्लिश में फोकस ही बोलता है। तो फोकस दूरी नाम है। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। सुनना ध्यान से, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक, देखिए स्मॉल एफ से लिखे हम लोग। अब इसका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किससे? सर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी को वक्रता त्रिज्या। और फोकस ठीक बीचों बीच है बच्चों, ये जो फोकस है ठीक बीचों बीच है। तो फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज नोटिस करना, अगर आपका मैथ अच्छा है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट सुनना क्या बोल रहे हैं। हम ये बोले हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीचों बीच है। अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा बच्चों? 5 होगा। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी है। यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और आधी कैसे करते हैं हम लोग? 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करेंगे ना, आधी हो जाएगी। अगर ये पूरा 10 है बच्चों, अगर ये कितना होगा? बोलेंगे सर ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। 5 कैसे निकाले? 10 में से 2 को भाग दो, 5 दूनी 10, तो 5 आ गया ना। इसका मतलब फोकस दूरी जो होता है बच्चों, फोकस दूरी को एफ से दर्शाया जाता है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है। तो वक्रता, ये पूरा दूरी वक्रता त्रिज्या है ना, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये आज के बाद फॉर्मूला याद रखिएगा हर हाल में, दोनों दर्पण के लिए। ऐसा नहीं इसके लिए, दोनों के लिए है। इसके लिए भी है, इसके लिए भी। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के बाद फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। ठीक है बच्चों, सब नोट कर लिए ना? ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, फोकस दूरी स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। छठा पॉइंट है जी बच्चों, दर्पण के ध्रुव किसको बोलते हैं हम लोग? सर बोलेंगे सर पी को बोलते हैं हम लोग। दर्पण के ध्रुव और फोकस किसे बोलते हैं? कैपिटल एफ को। फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सब बातें लिखा हुआ है। इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बच्चों वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? आर को बोलते हैं। आधी आधी होती है। इसका मतलब फोकस क्या होगा बच्चों? एफ बराबर आर बट्टे 2, ये होगा। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? आर को। आर के बीच संबंध और किसके बीच? फोकस दूरी स्मॉल एफ और आर के बीच गोलीय दर्पण में कैसा संबंध होता है? तो एफ बराबर आर बट्टे 2। सभी बच्चे को याद होना चाहिए आज के बाद। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधी होता है। एफ बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। ठीक है, एफ वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है बच्चों, एफ बराबर आर बट्टे 2। याद रहेगा ना सभी बच्चों को? एक क्वेश्चन है इससे संबंधित, पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो बोलेंगे यार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका कंसेप्ट सिखाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कराते हैं, जहां जो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, चलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या लिखा हुआ सभी बच्चों को दिख रहा है ना? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तथा वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है। आर के बीच
कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है। तो याद रखिएगा बच्चों, F बराबर R/2, ये भी आपका सही है, F बराबर R/2। लेकिन बहुत सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। क्या गलती करते हैं? सर F बराबर R/2 आपने पढ़ा है, ये ऑप्शन सही है, और यही टिक मार के चला जाते हैं और यहीं पे गलती कर बैठते हैं। थोड़ा एक पेज लेके समझाते हैं बच्चों क्या गलती किया आप। देखिए, आप F बराबर R/2 पढ़े हो कि सर फोकस दूरी जो होता है, ये फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन क्या बच्चों, आपके पास अगर मैथ है ना तो आप आराम से करोगे, सर कोना कोना गुना करोगे, R बराबर क्या होगा बच्चों, 2 गुना F, 2F। ये भी तो सही है, R बराबर 2F, कि अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होगा, डबल होगा, 2 गुनी होगा। तो यहाँ 2 गुनी, फोकस का डबल होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अगर 20 है तो फोकस कितना होगा, 10। अगर फोकस 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, 20। 10 दूनी 20। ठीक है बच्चों, तो ये होगा, दोनों ऑप्शन सही होगा। अगर फोकस 30 है बच्चों तो ये कितना होगा बताइए, वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस क्या होगा, 30 को 2 से भाग दो, 15। लेकिन अगर आपको फोकस दिया हुआ है 15, तो बता दीजिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, सर 15 गुना 2 कितना हुआ, 30। आ गया ना। इसका मतलब ये दोनों सही है। ये बातें भी याद रखिएगा, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखा देते हैं, यहाँ पे इस जगह लिखाते हैं। एक और चीज कि F जो होता है, F बराबर R/2। ठीक है, तो R बराबर क्या होगा बच्चों, सर 2F। ये वाला याद रखिएगा सभी बच्चे। इसी संबंधित ये आपका ऑब्जेक्टिव बन पाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं बनेगा कि R बराबर 2F, तो ये भी तो सही है, R बराबर 2F। इसीलिए बोलते हैं बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। किसी बच्चे को दिक्कत, परेशानी, कठिनाई नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 50 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। कहता है एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 50 सेंटीमीटर। बच्चों वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाया जाता है, इसका वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर। कहता है उसकी फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी कितनी होगी। बच्चों फोकस दूरी बहुत आसान है निकालना, फोकस दूरी बराबर वाट, फोकस दूरी बराबर वाट। और आपको पता है, हम जानते हैं, क्या पता है बच्चों, हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2, F बराबर R/2। ये फॉर्मूला है, R का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 2 से भाग देंगे, भाग देने आता है बच्चों सबको, 25 दूनी 50, कट गया ना। तो F का मान कितना आया, जल्दी बताइए। F का मान आया 25 सेंटीमीटर, और ये रहा आपका आंसर। चलिए बच्चे नोट कर लीजिए आप लोग एक बार कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों ऋणात्मक होती है। क्या होती है सर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाया जाता है, और अवतल दर्पण का नेगेटिव होता है बच्चों, ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव। ठीक है, ये किसका होता है, अवतल के लिए, अवतल दर्पण, भूलिएगा नहीं आप लोग। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा फोकस दूरी उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों, तो बोलेंगे धनात्मक, पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस लगाएंगे। आपको बोलेगा एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी 20 है, इसका मतलब F बराबर -20 लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे बच्चों, आपको बोलेगा एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो आप माइनस लगा दोगे, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है उसी तरह। ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल। लेकिन आपको इसी जगह पूछेगा एक उत्तल दर्पण है, उसका फोकस दूरी क्या होगा, एक उत्तल दर्पण, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। पूछ लेगा एक उत्तल दर्पण है, उसका फोकस दूरी क्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब सर +20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका मतलब एक को धनात्मक लेंगे, एक को ऋणात्मक। अब ये धनात्मक क्यों होता है सर, ऋणात्मक क्यों होता है, ये आपको आगे समझाएंगे। ठीक है बच्चों, एक एक चीज समझाएंगे, मेरा काम है समझाना बच्चों। ठीक है, और आराम से समझाएंगे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋणात्मक और धनात्मक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें। चलिए बच्चों, गोलीय दर्पण में
बनने वाले किरण आरेख के नियम। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए क्या क्या नियम है, वो नियम बच्चों टोटल 4 नियम है। गोलीय दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब जैसे अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको बनाने के लिए बच्चों हम लोग कुछ नियम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण का। और ये गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम है, कम से कम 4 नियम। इसी 4 नियम से बच्चों प्रतिबिंब को दिखाएंगे कि यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। फिलहाल आपको बताने वाले हैं चारों नियम। तो पहला नियम क्या है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम क्या है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, यहाँ से आप उतारिएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है या 3 नंबर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बना के दिए हैं, आप यहाँ से नोट कीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से उतार लीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आपके बोर्ड के एग्जाम में। फिलहाल में गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम लिख रहे हैं। ठीक, वही बातें लिख रहे हैं, आप वहां से नोट कीजिएगा। ठीक, तो क्या है गोलीय दर्पण के बनने वाले किरण का नियम बच्चों, ये है आपका अवतल दर्पण। इधर पेंटिंग कर देते हैं, ये क्या बन गया सर, अवतल दर्पण बन गया। और इसका ये ध्रुव है, ठीक बीचों बीच वाला, अवतल दर्पण के ठीक बीचों बीच वाला बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इसका ये केंद्र है, और इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। याद रखिएगा बच्चों, आपको तो याद हो गया अगर सर इसको मुख्य अक्ष ही बोलते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, अगर कोई भी किरण, और इसका बीच वाला बिंदु क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके ठीक बीचों बीच वाला बिंदु क्या बोलते हैं, फोकस। अभी कुछ देर पहले समझाए आपको। अब देखिए क्या है पहला, इस पहला नियम क्या है कि अगर कोई दर्पण, अगर कोई किरण, कोई भी किरण अगर समांतर आएगा बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, ये समांतर किरणें हैं, समांतर किरण। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो याद रखिएगा परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है अवतल दर्पण में है बच्चों, कि अगर कोई भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा फोकस से होकर जाती है। और एक और बताते हैं आपको, तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है। ठीक है, चलिए इसका केंद्र किधर होगा, आप तो आराम से जानते होंगे सर, केंद्र इधर होगा। ठीक है, केंद्र इधर होगा, और इसका फोकस किधर होगा सर, इधर, इसका फोकस भी इधर होगा। लेकिन आपसे ये पूछे जाएंगे, बताओ किरण किधर से आएगा, उधर से आएगा या इधर से आएगा। सर इधर पॉलिश क्या हुआ है, इधर किरण इधर से नहीं आ सकता, हमेशा किरण इधर से ही जाएगा। तो किरण इसको समांतर भेजते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसको क्या बोलते हैं सर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दोनों नाम बोलते हैं। तो समांतर किरणें हमेशा, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है, तो आने के बाद बच्चों दर्पण से परावर्तन उधर नहीं जाएगा, पॉलिश क्या हुआ है, तो हमेशा फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगा बच्चों, फोकस से। लेकिन बच्चों यहाँ पे पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ से पास हुआ, फोकस से। उत्तल दर्पण में याद रखिएगा समांतर किरणें हमेशा फोकस से जाती है बच्चों, किरण उस पार नहीं जा पाएगा, इसका, क्योंकि इसका फोकस उधर है, इत्तेफाक से फोकस उधर है। इसका बच्चों बदनसीब यह है कि फोकस उधर है, इसीलिए इधर, और किरण उधर जा नहीं सकता है। अगर उधर नहीं जा सकता बच्चों, इसका मतलब फोकस से जा ही नहीं सकता है। तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि फोकस से जा रहा है। अगर यहाँ मेरी आंखें होती बच्चों, मान लीजिए आप ही का आंखें होता, तो आप क्या समझोगे इसको, ये जो किरण आ रहा है, पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, बस सिंपल है ये बच्चों, याद रखिएगा। अगर कोई किरण समांतर आएगी तो याद रखिएगा दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे जाती है, वास्तव में जाती है, यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होती है। ये नियम है कि समांतर लेके आएंगे तो हमेशा फोकस है। देखिएगा आगे जितने भी बच्चों प्रतिबिंब बनाएंगे, देखिएगा जितना भी किरणें अगर समांतर लेके आएंगे, आप नोटिस कीजिएगा, जितना भी किरणें समांतर लेके आएंगे फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। चलिए अगला, ये दूसरा नियम, पहला नियम पर समझ गया, आ गया। दूसरा नियम बहुत आसान है बच्चों, दूसरा नियम भी। सर दूसरा नियम क्या है, कि दूसरा नियम ये है बच्चों, अगर आप यहाँ से चित्र उतार लीजिएगा, बस आपको इसी को दिखिएगा। ये आपका क्या है सर, ध्रुव है, और इसका क्या है, ये वक्रता केंद्र, और इसका ये क्या है, बोलेंगे सर इसका ये फोकस है, और ये मुख्य अक्ष है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से होकर आती है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से होकर, सॉरी, अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है
तो दर्पण से परावर्तन के बाद बच्चों किरण तो उधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर पॉलिश क्या हुआ है, तो बताओ किधर, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक उसका उल्टा नियम है, अगर कोई किरण समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, लेकिन अगर कोई किरण फोकस से होकर आएगी तो समांतर जाएगी। ठीक है, समांतर किरण, ठीक है बच्चों, समांतर जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि समांतर आएगी तो सर फोकस से जाएगा, सिंपल है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है सर, फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा। ये दो नियम है। चलिए अब उत्तल दर्पण के लिए बनाते हैं, बहुत आसान है बच्चों। उत्तल दर्पण के लिए ऐसे कीजिएगा, ये कि इसका ध्रुव है और इसका केंद्र इधर होगा, ठीक है, और ये फोकस है, इसका ये फोकस है, ठीक बीचों बीच बिंदु। अगर कोई किरण फोकस से होकर जाएगी बच्चों, फोकस से होकर आएगी, देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है ना, ऐसा लग रहा है। अगर यहाँ आपकी आंखें होता तो आपको लगता है ये किरण ऐसे फोकस में आ रही है, लेकिन किरण उधर नहीं जा पाएगा, उधर पॉलिश क्या हुआ है, तो ये ऐसे जाएगी। अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बच्चों ये उत्तल दर्पण का है और ये इधर अवतल चल रहा है, दोनों के लिए सेम। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी बच्चों, है ना, इसमें समांतर आएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अगर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है बच्चों, समांतर जाएगी। ये दूसरा नियम है बच्चों। तीसरा नियम क्या है आपका, तीसरा नियम बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है बच्चों। फिर से बनाते हैं, ये है आपका तीसरा नियम। ये अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव, ठीक है, और इसका ये केंद्र, इन दोनों को मिलाएंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ पे, और इसका ये फोकस। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर कोई किरण, चलिए इसका उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव, इसका केंद्र इधर होगा, केंद्र, इन दोनों मिलाने वाली अगली लाइन को क्या बोलते हैं, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं फोकस। चलिए अब दिखाते हैं दोनों में से क्या अंतर है। कि सर तीसरा नियम क्या है बच्चों, सुनो ध्यान से, कि सर अगर कोई किरण केंद्र से होकर आती है, कहाँ से आती है सर, केंद्र से होकर आती है, अगर केंद्र से भेजा जाता है तो उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। समझ में आया बच्चों क्या बोले, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोई किरण केंद्र से होकर जाती है, अगर कोई किरण केंद्र से होकर, देखिए किरण की एरो किधर, इधर है, तीर इधर है बच्चों, इसका मतलब किरण इधर से इधर जा रही है। अगर कोई किरण केंद्र से होकर जाती है बच्चों, यहाँ 90 डिग्री पे गिरती है, याद रखिएगा, और उसी रास्ते में वापस लौट जाती है, इसी रास्ते में वापस लौट जाती है। कितना आसान है बच्चों ये नियम, कि अगर कोई किरण केंद्र से होकर आ गई तो बताओ बच्चों, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पे लौट जाएगी। बहुत ही आसान है। उसी तरह यहाँ पे बनाते हैं, अगर कोई किरण केंद्र से होकर आएगी, देखो बच्चे यहाँ पे आ नहीं सकता ना, इसलिए आती हुई प्रतीत होती है। अगर कोई किरण केंद्र से भेजा जाता है, ठीक है, या केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, केंद्र में यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा सर, यहाँ पे तो पेंटिंग क्या हुआ है, पॉलिश क्या हुआ, इधर नहीं जा सकता है, तो आती हुई प्रतीत होती है बच्चों, लगता है केंद्र की ओर आ रही है, 90 डिग्री पे आती है। दर्पण से परावर्तन के बाद इसी रास्ते पे लौट जाएगी, जिस रास्ते में आई थी उसी रास्ते में लौट जाएगी। ये तीसरा नियम था, ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। लास्ट नियम बच्चों, है ना, क्या है, 4 नंबर, चौथा नियम। ये है बच्चों आपका अवतल दर्पण, और इसका ये ध्रुव हुआ, ये ध्रुव हुआ, और ये इसका केंद्र हुआ, और ये इसका ये फोकस हुआ। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई किरण ध्रुव से भेजा जाता है, कहां से भेजा जाता है, ध्रुव से, ठीक है, तो दर्पण से बच्चों उधर तो नहीं जाएगा, परावर्तन के नियम फॉलो करेगा, उधर तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर आ जाएगा बच्चों, ऐसे लौट जाती है। कि जितना एंगल ये बनता है बच्चों, ये जो थीटा जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। समझ में आया जी बच्चों। अगर कोई किरण ध्रुव से भेजा जाएगा बच्चों, जितना एंगल बच्चों ये मुख्य अक्ष के साथ बनाया है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है, और ये बच्चों याद रखिएगा, इसका मुख्य अक्ष ही क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। आप तो पढ़े होंगे ना, शुरू में बता चुके बच्चों। अगर ये कोई किरण ऐसे है, ये दर्पण है, कोई किरण ऐसे अगर ऐसे जाता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, इसका अभिलंब कहलाता है, ये अभिलंब कहलाता है। इसके बीच का एंगल क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आपतन कोण। और ये ऐसे जाएगा बच्चों, ये परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है बच्चों।
लेकिन सर यहाँ पे अभिलम्ब कहाँ है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसका अभिलम्ब मुख्य अक्ष कार्य करता है, मुख्य अक्ष इसके अभिलम्ब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका ये मुख्य अक्ष ही क्या कहलाएगा? इसका अभिलम्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? ये इसका मुख्य अक्ष ही अभिलम्ब कहलाएगा। और जो भी किरण ऐसे आएगा, ध्रुव से आएगा, जितना एंगल यहाँ आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाते हैं। आपतन कोण और ये जो परावर्तित किरण जो है और अभिलम्ब के साथ जो कोण बनाता है, ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ऐसे बना के निकलेगा सीधे। ठीक, ये इसका चौथा नियम है बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चौथा नियम समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला किरण जैसे आएगा उतना ही कोण बना के जाएगा, जितना कोण इधर बनाया है मुख्य अक्ष के साथ, उतना ही कोण इधर बनाएगा मुख्य अक्ष के साथ। ठीक है, चलिए अब उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण, ये तो ऐसे है, इसका ध्रुव है, ये ध्रुव है, इसका वक्रता केंद्र है, इसका फोकस इधर होगा। ठीक है, चलिए कोई किरण अगर ऐसे आएगा, मतलब उधर नहीं जाएगा ना किरण, तो ऐसे लौट जाएगा। अगर जितना एंगल ये बनाया है उतना एंगल ये भी बनाएगा। सेम है इसमें नियम। ये चारों नियम का इस्तेमाल हम लोग अगले बच्चों लेक्चर में करने वाले हैं। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है, सीधा उल्टा, सब प्रतिबिंब को दिखाएंगे चित्र के साथ अगले लेक्चर में। इसीलिए आप लोग बने रहिएगा बच्चों, अगले लेक्चर में जरूर शामिल होइएगा। ये सारा कंसेप्ट जो आज पर आए हैं इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चों। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है? उत्तल गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम। सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है, देखिए फोकस से होकर जाती है, ये सारी बातें पढ़ा चुके हैं। जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे लौट जाता है। पढ़ा चुके हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लिए हैं, सेंटेंस यहाँ से लिखोगे और वहां से चित्र तो बना दिए हैं। चित्र आप जो हम बनाए हैं ना, उस चित्र को उतारना, एकदम क्लीन बनाए हैं चित्र। जब प्रकाश की किरण को फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है बच्चों, इसी को मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। देखिए अगर कोई किरण फोकस से आया है ना बच्चों, यहाँ देखिए फोकस से आया है, कैसे गया है सर? ऐसे गया है, समांतर गया है। ठीक है, ये इसके लिए है बच्चों, फोकस से आया है, ऐसे लौटा है। हम चित्र को खराब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको दोहराएंगे नहीं। तो सारे चारों नियम हो गया बच्चों, कितना टोटल 4 नियम हो गया है, 3 नियम। अच्छा एक नियम छोड़ गया। अच्छा चौथा नियम तो लिखा ही दिया बच्चों आपको, चौथा नियम तो लिख दिया आपको। 2 नियम, 3 नियम। चलिए ये चौथा नियम ये है बच्चों। अगर चौथा नियम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई किरण ध्रुव से जाता है तो बराबर तो मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बना के वापस लौट जाता है। बराबर कोण बना के चला जाता है। हो गया, ये आपका चौथा नियम था। ठीक है, चौथा नियम छूट गया तो यहाँ से लिख लीजिएगा, चित्र यहीं से बनाइएगा बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उसको भी अपने नए अंदाज में बच्चे एकदम प्रैक्टिकल के साथ, अभी प्रैक्टिकल भी कराएंगे धीरे धीरे, तो उसके नए अंदाज से इसका लुत्फ उठाने दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।